guys, welcome again to evidyarthi.in and my name is Varsha। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का हमारा सेकंड स्टोरी जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग क्या है? कुर्ग लिखा है हमारे लोकेश अब्रोल जी ने। इन्होंने कुर्ग का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है एंड डिस्क्रिप्शन से पहले इन्होंने क्या लिखा है दैट कुर्ग इज कॉफी कंट्री। ये एक कॉफी कंट्री, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉफी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कुर्ग के बारे में दैट यू विल सी इट इज फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट एंड इट्स स्पाइसेस, यानी कि अपने रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और अपने स्पाइसेस मसालों के लिए जाना जाता है। तो और जानते हैं इस डिस्क्रिप्शन के साथ हम कुर्ग को इस चैप्टर में। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो हमारा कुर्ग है वो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर का उसके बीच में पड़ता है। कोस्टल क्या होता है? जो भी समुद्री इलाकों से सटे हुए हमारे राज्य हैं, क्षेत्र है, उनको हम कोस्टल के नाम से कहते हैं। तो मैंगलोर का कोस्टल एरिया और मैसूर के बीच में हमारा कुर्ग पड़ता है। लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। So ये जो हमारा कुर्ग है वहां पे आपको बहुत सारी रोलिंग हिल्स देखने को मिलेंगी। रोलिंग हिल्स क्या होती है? वो हिल्स जिनकी जो स्लोप है वो ज्यादा ऊंची नहीं है, चढ़ाई वाली नहीं है, काफी जेंटल स्लोप है, उसको हम रोलिंग हिल्स कहते हैं। साथ ही साथ इन हिल्स पे कौन रहते हैं? मार्शल मैन, कुशल योद्धा होते हैं इस कुर्ग के जो रहने वाले आदमी है वो। और वुमेन्स कैसी होंगी? ब्यूटीफुल होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? वाइल्ड क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, 30% ऑफ कुर्ग इज कवर्ड इन रेन फॉरेस्ट। तो ये जो हमारा कुर्ग है, सबसे पहली बात तो कर्नाटका के अंदर है और कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये। और इसका 30% जो हिस्सा है, जो लैंड है, वो फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट से ढका हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा हेवी रेन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेंगी जब मॉनसून सीजन होगा। इतनी बारिश होती है कि लोग अपने घरों से कई बार बाहर नहीं निकलते, हफ्ते हफ्ते और महीने महीने भर, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती, लगातार। ठीक है। और सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर टिल मार्च। तो अब देखो, जब अगर आप अपने घर में बैठते, जब बारिश होती है तो पहली बारिश दूसरी बारिश में अच्छा लगता है, लेकिन वही बारिश जब 4-5 दिन तक लगातार होता रहता है तो आप कैसे जाते हो? बिल्कुल रूट से जाते हो। और ऐसा ही कुर्ग में होता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो भी नहीं आ पाते जब मॉनसून का सीजन होता है। साथ ही साथ लोगों को भी परेशानियां होती है। तो जो ये परेशानियां वो कब खत्म होगी और सीजन ऑफ जॉय कब कमेंस करेगा? यानी कि वो वक्त जब लोग अपने घरों से बाहर होंगे, सैलानी पर्यटक कुर्ग को घूमने आएंगे और लोग रंग बिरंगे कपड़ों में बाहर होंगे। वो कब होगा? इट विल कमेंस फ्रॉम सितंबर टिल मार्च। सितंबर यानी सितंबर से लेके मार्च तक ये सीजन ऑफ जॉय चलता है। लोगों का आना, रहना, खाना, पीना और साथ ही साथ लोगों का घूमना, ये सितंबर से लेकर मार्च तक चलेगा। The air breathes of invigorating coffee। So what is invigorating? Invigorating का मतलब होता है बल्ब देने वाला, या फिर आप यूं कह लीजिए जीवन देने वाला। बट यहाँ पे invigorating का मतलब है काफी ज्यादा उत्साहपूर्ण, या फिर आप ये कह सकते काफी ज्यादा स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है यहाँ के कॉफी की एयर के अंदर। जब आप ऐसे स्मेल करते हो ना एयर को, तो यू विल फील कि अरे कॉफी की स्मेल आ रही है। चाहे आप, अच्छा इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप किसी बागान से होके गुजरते हो या फिर किसी जैस्मिन लगे हुए जगह से आप गुजरते हो तो वहां पे आपको जैस्मिन की स्मेल आती है। वैसे ही यहाँ की एयर में कॉफी की बहुत ज्यादा आपको स्मेल आएगी और वो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि आहा अब तो मजा आ गया, अब तो जोश आ गया। सो इनविगोरेटिंग कॉफी स्मेल इज इन द एयर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द पीपल ऑफ कुर्ग ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक एंड अरब डिसेंडेंट। तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, एक तो बहुत बलशाली होते हैं, बहुत ज्यादा बलशाली होते हैं। साथ ही साथ वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए कुशल योद्धा होते हैं। और ये लोग अपने जो डिसेंडेंट हैं, अपने पूर्वजों को कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं? कहते हैं कि हम या तो ग्रीक है या अरब से आए हुए हैं। बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज है जो कि ये अपने ओरिजिन के लिए बताते हैं। एक स्टोरी ये कहता है कि अ पार्ट ऑफ
Alexander's army moved south along the coast and settled here when returning became impractical. तो ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था, जिसने हमारे इंडिया पे बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या किया था, हमला किया था और हार गया था, हारा तो नहीं था बट पोरस से वो काफी प्रभावित हो गया था, तो वो उसकी एक आर्मी क्या हुई थी, उससे अलग होके हमारे इंडिया में आ गई और वो फिर साउथ की तरफ बढ़ने लग गए और साउथ में कर्नाटका के कुर्ग में आके रहने लग गए। और यही जो लोग हैं जो कुर्ग में रहते हैं वो अपनी जो ओरिजिन है वो उनसे ट्रेस करते हैं। एक और ऐसी ही कहानी है, यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस प्रकार से पंजाब के अराउंड वो जो अलेक्जेंडर की लड़ाई थी वो हुई थी और वो आके कर्नाटका के अंदर बस गए। सो एक और इनका थ्योरी ये कहता है कि ये अरबिक ओरिजिन के, कि ये अरब से आए हुए लोग हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो कपड़े पहनते हैं ना, उसमें एक कुपिया नाम का ये बेल्ट या सपोर्ट यूज करते हैं, जो कि कुदवुस लोग पहनते हैं। कुदवुस कौन है? जो कुर्ग के लोग हैं उनको हम कई बार कुदावुस कहते हैं। सो ये लोग एक बेल्ट की तरह चीजें पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी उसके ऊपर नक्काशी की होती है, हाथों से सिलाई की होती है, और ऐसा सेम टू सेम अरब के पीपल भी पहनते हैं। सो अरबिक origin draw its support from kufiya worn by Qudawus. It resembles the kufiya worn by Arab and Kurds. तो आप देखो नेम भी बड़ा सिमिलर लग रहा है कि कुदावुस पीपल ऑफ कुर्ग एंड अरब पीपल ऑफ कुर्द्स, ठीक है। साथ ही साथ जो इस बेल्ट का नाम है वो भी काफी सिमिलर लग रहा है, कुपिया और कुफिया, थोड़ा सा ही डिफरेंस लग रहा है। तो ये वाली भी जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती कि ये शायद अरबिक लोग हो सकते हैं, और जो अलेक्जेंडर की थ्योरी थी वो भी सपोर्ट करती कि शायद ये अलेक्जेंडर के कुछ सिपाहियों के होंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ क्योंकि ये इतने ज्यादा ब्रेव होते हैं कि ये अपने ना बच्चों की, अपने हस्बैंड्स की, सबकी स्टोरीज औरतें या जो बूढ़े लोग होते हैं वो सुनाते हैं, और कई स्टोरीज बहुत ट्रू भी होती है। और कैसे ट्रू होती है? सो हमारा जो कुर्ग रेजिमेंट है वो हमारे आर्मी के अंदर है। आप अगर जाओगे तो आर्मी के अंदर भी डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक हो जाता है कुमाऊं रेजिमेंट, एक गढ़वाल रेजिमेंट, ऐसे करके बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं। तो एक रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट। सो कुर्ग रेजिमेंट इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। अब डेकोरेटेड से क्या मतलब है यहाँ पे? क्या बहुत सजे हुए रहते हैं? नहीं, सजने का मतलब ऐसे बाहरी सजावट नहीं होती है यहाँ पे। आर्मी के अंदर डेकोरेटेड का मतलब होता है आपके पास कितने मेडल्स है, और जिसके पास जितने मेडल है इसका मतलब है उसने उतना ही ज्यादा साहस पूर्वक काम किया है। सो कुर्ग का जो रेजिमेंट है उसके पास बहुत सारे मेडल्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? डेकोरेटेड रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्ग। तो जब हमारी इंडिया आजाद हुई थी तो जो फर्स्ट जनरल बना था इंडियन आर्मी का, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग के ही थे। तो आप समझ सकते हो कि हम क्यों कहते हैं कि कुर्ग के लोग इतने ज्यादा बलवान, इतने ज्यादा कुशल योद्धा होते हैं। ओके, वन मोर थिंग, ये जो कुर्ग के लोग होते हैं ना, ब्रेव होने के साथ साथ ये लोग बड़े ही ट्रस्टवर्दी होते हैं, और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान तो नहीं कह सकते बट हमारे गवर्नमेंट ने इन्हें क्या दी है? आजादी दी है कि बिना किसी लाइसेंस के आप अपने साथ फायर आर्म रख सकते हो। सो Kudwus are the only people in India has permit to carry firearm without license. बिना लाइसेंस के, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है और ये अगर फायर आर्म कैरी कर रहे तो कोई इन्हें नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है, हमारी सरकार को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये बिना बात के कभी भी क्या नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे किसी के ऊपर, और अगर ये फायर कर रहे हैं तो वो अपने बचाव में या किसी के बचाव में कर रहे हैं। सो कुदूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु हैज परमिट टू कैरी फायर आर्म विदाउट लाइसेंस। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे आपने अभी देखा, हमने मेन की बात करी, हमने यहाँ की विमेन्स की बात करी। नाउ इसका पूरा लैंडस्केप जानते हैं, यहाँ के फॉरेस्ट को जानते हैं। सो जो हमारा कर्नाटका है वहाँ पे कावेरी रिवर भी है, और कावेरी रिवर अपना जो पानी, अपने रिवर का पानी इसके हिल्स और इसके फॉरेस्ट से ऑब्टेन करती है, कुर्ग के फॉरेस्ट और उसके हिल्स से। कावेरी रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग
एंड ऑल्सो यहाँ पे ये जो हमारा कुर्ग है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं। उनमें से महसीर, किंगफिशर, यू हैव स्क्वेरल, लंगूर, एलिफेंट, ये सभी आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। महसीर क्या होती है? एक बड़ी सी मछली होती है। सो ये यहाँ मिलती है। जो बहुत सारे फिशरमैन होते हैं उनको ये पकड़ने में बड़ा मजा आता है, जिनको ऐसे शौकिया जो पकड़ते हैं ना फिशेस, वो कहते चलो कुर्ग चलते हैं और इन महसीर फिशेस को पकड़ते हैं। किंगफिशर एक बर्ड है, स्क्वेरल को आपने देखा होगा, लंगूर भी सभी जानते हैं, और बड़े बड़े एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में कुर्ग के। अलग अलग डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेन स्पोर्ट्स भी कुर्ग के अंदर किए जाते हैं। सो मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग कैन बी स्पॉटेड नियर रिवर्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, माउंटेन बाइकिंग हो, रैपलिंग हो गई, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ के आप देख सकते हो और यहाँ पे आके आप कर भी सकते हो। नाउ अगर आप इसके फॉरेस्ट में जाओगे, सो व्हाइल वेंचरिंग इन फॉरेस्ट अलोन यू कैन गेट कंपनीज ऑफ बटरफ्लाई, बीज, बर्ड्स एंड मकेक्स। सो अगर आप फॉरेस्ट में घुसे हो हमारे कुर्ग के, तो यू विल सी कि आपके आसपास बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, बीज उड़ रहे हैं, यू कैन सी कि बहुत टॉप पे मकेक्स बैठे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, आपको लंगूर आपको देख रहे हैं। बट हमारे जो लोकेश सर हैं वो क्या कहते हैं कि मैं इनके साथ चलता तो हूँ, लेकिन जैसे ही हाथियों को देखता हूँ मैं अलग हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ, कहीं मैं उन्हें ना नुकसान पहुंचा दूं और कहीं वो मुझे ना नुकसान पहुंचा दे। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स भी है। सो ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप। तो ब्रह्मगिरी हिल पे आप जब खड़े होगे ना, तो वहां से आपको पूरा का पूरा लैंडस्केप दिख जाएगा कुर्ग का, और आप देखोगे कितना ब्यूटीफुल ये कुर्ग है। सो ब्रह्मगिरी हिल, अगर आप कुर्ग जा रहे हो ब्रह्मगिरी हिल पे जाओ और वहां का पूरा लैंडस्केप देखो, पूरे एरिया को देखो कि कितना सुंदर कुर्ग हो सकता है। नेक्स्ट कहता है निसर्गधामा वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन कैन कनेक्ट योर सोल डायरेक्टली टू नेचर। तो यहाँ पे एक निसर्गधाम है, वाटर का एक वो है पूरा। तो वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वाटर बह रही है, बहुत ज्यादा गहराई में है, बट कहीं कहीं छिछला पानी भी है, शैलो वाटर है, तो वहां पे आप जाके नहा सकते हो। यू कैन टेक अ डिप इन इट। आप जाके थोड़ा सा ऐसे बैठ सकते हो, अपने पैरों को धो सकते हो, और उससे क्या होता है आपको पता चलता है कि यार नेचर कितनी ब्यूटीफुल है, सारे आपके दुख दर्द जो भी है सब उस पानी में से निकल जाएगा, और ये इसी वजह से निसर्ग धाम भी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। Now, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at Bailakuppe is a bonus. तो जब आप यहाँ जाओगे कुर्ग में, निसर्ग धाम के पास जाओगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट मिलेगा, जिसका नाम है बाइलाकुप। और ये एक आपके लिए बोनस होगा। क्यों बोनस होगा? क्योंकि जो मोंक्स होते हैं यहाँ पे, द मोंक्स इन रेड, ऑर्किड and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. तो ये इसलिए कह रहा है हमें कि आपको बोनस है, क्योंकि यहाँ के जो मॉन्क्स है, जो भिक्षु हैं, वो आपको क्या करते हैं, एक तो कनेक्ट करते हैं हमारे स्पिरिचुअल गॉड से, भगवान से, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें यहाँ कुर्ग के अंदर है और कैसे ये हमारे इंडिया का हार्ट भी है और सोल भी है। सो बोथ आर प्रेजेंट इन द कुर्ग। कुर्ग के अंदर इंडिया का दिल भी है और आत्मा भी है। तो गो विजिट इट जब भी आपका मन करे, क्योंकि लोकेश जी ने, हमारे जो लोकेश सर हैं, उनने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि हम भी कुर्ग के अंदर पहुंच गए हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जहां इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर सभी करने वाले हैं हम आपके साथ। So this is all for this video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.